हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के बच्चों के लिए बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले आप लोगों को जो है सेल साइकिल के बारे में जानकारी दी गई और जो है कि सेल साइकिल और इसके अलावा इसके बाद जो है आप लोगों को डीएनए का रिप्लिकेशन बताया गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जानने के बाद जो है अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया कि सूत्रीय विभाजन क्या होता है। देखिए, जो सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है वो कायिक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, या सोमैटिक सेल के अंदर कह सकते हैं कि होती है। इसकी खोज जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1882 ईस्वी में किया था। ठीक है, और यह जो है 1882 ईस्वी में किया था। यह कहाँ पाई जाती हैं? पौधों के वृद्धि प्रदेश यानी कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जहाँ पर पाई जाती हैं वहीं पर यह सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इनका अध्ययन हम कहाँ कर सकते हैं? इनका जो है अध्ययन मूल सेल्स कर सकता है, रूट टिप और प्रोरोसिस। ठीक है, तो स्टेम टिप कह सकते हैं। इनके ऊपर जो है इसमें जो है ये सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया को आसानी से देखा जा सकता है और इसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, सूत्रीय विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उससे जो पहले की अवस्था होती है उसको कहा जाता है जो है इंटरफेज अवस्था या विभाजनतराल अवस्था। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रत्येक जो है सूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जब यह प्रक्रिया होनी होती है कोशिका विभाजन की, तो उसमें क्या होता है? आप जानते हैं कि कोशिका है, ये प्लांट सेल के अंदर हम जो है सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये बाहर जो है इसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। ठीक है, और इसके अंदर इसका केंद्रक है। ठीक है, तो जो सूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है इसमें दो तरीके की प्रक्रिया होती है। एक होता है पहले कैरियोकाइनेसिस जिसको केंद्रक विभाजन कहा जाता है, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो इंटरफेज न्यूक्लियस है या इंटरफेज अवस्था में जो न्यूक्लियस की कंडीशन है वो क्या है? आप बाहर देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, इसमें गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं और न्यूक्लियोलस इसके अंदर उपस्थित है या दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब यह प्रक्रिया जो है स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं प्रोफेज अवस्था या अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में जो है यह ऐसी प्रवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं और उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जालिका के रूप में होते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये जुड़े होते हैं इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहा जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में देखते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी दिखाई देता है, लेकिन ये अर्ली प्रोफेज की स्टेज है। इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे गायब होना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है स्टेज के बारे में आगे देखेंगे कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इस गुणसूत्र में देखते हैं ये सेंट्रोमियर है और इसके जो है गुणसूत्र के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अर्ध जो है एक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। ठीक है, दोनों ये क्या होते हैं? दोनों तरफ के जो क्रोमैटिड के पार्ट होते हैं दोनों का कार्य क्या होता है? समान होता है। ठीक है, और इस पे जो है कि क्रोमोमियर्स पाया जाता है, दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं? आनुवंशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसकी अगली स्टेज में आप देख रहे हैं कि मिडिल जो प्रोफेज है, मिडिल प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो जो है अर्ली प्रोफेज की अवस्था से ज़्यादा जो है धीरे धीरे और भी जो है हल्का दिखाई देने लगता है और गुणसूत्र क्या होते हैं? थोड़ा मोटे होने प्रारंभ होते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद जो है लेट प्रोफेज में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है देखिए पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, विलुप्त हो जाती है और जो है जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं कि मेटाफेज स्टेज में या मध्यावस्था में। ये थे पूर्वावस्था, अब जो है मध्यावस्था। जो मध्यावस्था होती है वो पूर्वावस्था से क्या है? थोड़ा छोटी होती है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी अवस्था को हम कहते हैं प्रोफेज अवस्था या पूर्वावस्था। अब ये मध्यावस्था छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? मध्य में, यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर में मध्य में आ जाते हैं।
ठीक है। और मध्य में आ जाते हैं और इनके दोनों तरफ क्या होता है, एक जो है स्पिंडल का तर्क का फॉर्मेशन होता है और तर्क के फॉर्मेशन जिसको न्यूक्लियर स्पिंडल कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिंडल में देख सकते हैं जो सिरा होता है वो उसको पोल कहते हैं और उससे जो है कुछ टेक्टाइल फाइबर्स या टेक्टाइल तंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, उससे निकलते हैं, ठीक है। और वो जा करके यहाँ पे देख सकते हैं मध्य में इसके सेंट्रोमियर से ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, टेक्टाइल फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है। और ये जो टेक्टाइल फाइबर्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल से इनका निर्माण होता है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कुछ सहारा देने वाले भी जो है इसमें तंतु दिखाई दे रहे हैं जिसको हम सपोर्टिंग फाइबर्स के नाम से जानते हैं। जब यह जो स्पिंडल जो है इसमें जो तर्क तंतु जो आप देख रहे हैं आकर के ये जुड़ा होता है इसके सेंट्रोमियर से, तो इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य में होता है, ठीक है, इक्वेटर में। और इसकी जो आर्म होती है वो किधर होती है, पोल की तरफ जो होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, पोल की तरफ होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो सेंट्रोमियर होते हैं या काइनेटोकोर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको आप कह रहे थे, तो ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं बीच से, ठीक है। और बीच से टूटने के बाद जो गुणसूत्र का जो आधा आधा भाग होता है वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, या अलग होना यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अलग होने के बाद अब यहाँ पे जो है अगली स्टेज आरंभ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज क्या होता है, अर्ली एनाफेज में जो गुणसूत्र होते हैं आप देख रहे हैं कि वो जो है उनके जो टेक्टाइल फाइबर्स हैं वो क्या हैं, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसके सेंट्रोमियर से जो अर्ध क्रोमेटिड आधे भाग हैं गुणसूत्र के आधे भाग से क्या है, जुड़ जाते हैं और उनको जो है अपोजिट पोल या विपरीत ध्रुवों की तरफ जो है खींचने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है माना जाता है कि एक प्रतिकर्षण बल के कारण ऐसा होता है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है जिसके कारण इनके बीच गुणसूत्रों के बीच रिपल्सन जो है क्रिएट होता है और ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद जो है लेट एनाफेज में जो है गुणसूत्र क्या होते हैं, एकदम जो है आप देख सकते हैं कि एकदम अपोजिट पोल की तरफ ये जो है चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपोजिट पोल पर जाने के बाद इसमें जो गुणसूत्रों का आकार होता है वो जो है यू आकार का भी बन सकता है, एल आकार का बन सकता है, भी आकार का बन सकता है। इसमें जो है उस तरीके की शेप जो है इसमें दिखाई देती है, ठीक है। अब आते हैं, अब ये गुणसूत्र देख सकते हैं कि अब क्या है जो है अलग अलग पोल पे चले जाते हैं और इसमें ये डाटर गुणसूत्र जो है कहलाते हैं, क्योंकि जो है ये क्या है, एक जो है गुणसूत्र से ये दोनों गुणसूत्रों का जो है निर्माण हो रहा है यहाँ पर और ये अपोजिट पोल पे यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद देखिए आती है अवस्था अर्ली टीलोफेज या अंत्यावस्था, ठीक है। और इस अंत्यावस्था में आप देख सकते हैं कि टीलोफेज या अर्ली टीलोफेज में कि गुणसूत्र एकदम विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और यहाँ पर अब जो है जो टेक्टाइल फाइबर्स होता है वो समाप्त होने की कंडीशन में आ जाता है और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे समाप्त होने के बाद अब केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है पुनः जो है उपस्थित हो जाता है, क्योंकि शुरू में ये दोनों चीज़ें क्या होती थी, गायब हो जाती थी और जो है कि ये दोनों इसके बाद जो है क्या हो जाते हैं, इस कंडीशन में लेट टीलोफेज की अवस्था में ये क्या होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों के जो है यहाँ पे चले जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ, ये चले गए हैं गुणसूत्र, ठीक है। और इसमें जो ये गुणसूत्र जब चले जाते हैं तो इसमें जो है देख सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र हैं अपोजिट पोल की तरफ चले गए और इसमें केंद्रक न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर उपस्थित है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है प्रकट हो गई है और टेक्टाइल फाइबर्स जो है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और जो गुणसूत्रों की स्थिति है मोटे नहीं दिखाई देते, अब वो क्या हो जाते हैं, बहुत पतले दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक केंद्रक से दो डाटर केंद्रक का या डाटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है,
ठीक है। उसके बाद जो है अब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उस प्रक्रिया में क्या होता है कि प्लांट सेल में देखा जाता है तो बीच में वो गाल्गी बॉडी या गाल्गी वेसिकल्स जो है इकट्ठा होते हैं यहाँ पर बीच में, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद जो है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल जो उसमें उपस्थित होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो उनके साथ इकट्ठा होते हैं और जिस क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं उस रीजन का नाम होता है, कहते हैं उसको फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट वो कहलाता है और वहाँ पे वो बीच में इकट्ठा होते हैं और जो है मध्य में जो है और धीरे धीरे वो क्या होते हैं कोशिका भित्ति की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और कोशिका की भित्ति की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और क्या करते हैं मिडिल लैमिला का निर्माण करते हैं और बाद में इस मिडिल लैमिला के ऊपर जो है कोशिका कह सकते हैं कि सेलुलोज जो है सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। सेलुलोज की भित्ति बन जाती है और बाद में वो क्या होता है जो कोशिका होती है उसको दो भागों में बांट देता है। लास्ट में एकदम सीधे जो है ये क्या होंगे एकदम किनारे पर आकर के कोशिका भित्ति को बांटने का कार्य करते हैं, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, कोशिका पट्ट का निर्माण, ठीक है, जिससे एक सेल से दो सेल का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जो इसमें गुणसूत्र हैं वो क्या है जो है कि किस तरीके से इसमें बट रहे हैं। पहले काइरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो रही है और फिर बाद में जाकर के किसकी प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस की। तो काइरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में चल करके क्या होता है कोशिका से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि यही अगर जंतु कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में जो है क्या होता है कि बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगा और ये कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर की तरफ क्या होता है धंसता हुआ चला जाता है, ठीक है। और बाद में जाकर के ये आपस में एकदम मिल जाते हैं और एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है, जिसको सेल फरो या सेल ग्रूव के नाम से जाना जाता है। यानी सेल जो है इनवाइजिनेट करती है, अंदर की तरफ ये क्या होती है धंसती हुई चली जाती है और बाद में ये बट करके दो जो है कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो प्लांट सेल में जो है जो सेल डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है और इसमें एनिमल सेल में सेल फरो के द्वारा होता है या सेल ग्रूव के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका माइटोसिस या सूत्री विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें हमने किस तरीके से देखा कि केंद्रक का विभाजन हो रहा है जो है उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है और एक कोशिका से दो कोशिका या दो डॉटर सेल्स का कैसे निर्माण हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।